नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार पर विराम लग गया है। शाम 6 बजे यानी इस समय के बाद से अब से कोई भी दल प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। अब बुधवार 10 मई को वोट पड़ेंगे तो बड़े बड़े नेताओं की रैलियों में भारी भीड़ जुटी है, लेकिन क्या ये भीड़ वोटों में बदलेगी, बड़ा सवाल रहेगा, जिसका उत्तर 13 मई को मिल जाएगा। तो बीजेपी ने जमकर प्रचार किया, रैलियां की। पिछले सप्ताहांत में तो प्रधानमंत्री ने कई रोड शोज किए हैं। यहाँ भी प्रधानमंत्री के नाम पर इस बार इस राज्य में वोट मांगे गए हैं। पहले स्थानीय नेता के नाम पर यहाँ पर वो हावी रहते थे। हालांकि आज येदियुरप्पा ने भी रोड शो किया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उडुपी में प्रचार के लिए उन्होंने भी आज प्रचार किया दोपहर में। उधर हम कांग्रेस, ये आप देख सकते हैं येदियुरप्पा के अपने बेटे के साथ और साथ ही एक जो फिल्म अभिनेता चुनाव में खड़े उनके साथ ये प्रचार चल रहा था। उधर कांग्रेस के खेमे में भी आपको बता दें प्रियंका गांधी ने जमकर इस बार प्रचार किया है। राहुल गांधी भी मौजूद रहे और अरसे बाद सोनिया गांधी ने भी एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने आज बस में महिलाओं के साथ सवारी भी की है। तरह तरह के तरीके अपनाए हैं नेताओं ने प्रचार करने के लिए। कभी किसी रेस्टोरेंट में जाकर वहाँ का स्थानीय भोजन करना या यहाँ पर इस तरह से प्रचार करना। हालांकि अब इस प्रचार में विराम लग गया है। जनता क्या फैसला लेगी, 13 तारीख को पता लग जाएगा कि बाजी किसके हाथ में गई है। हमारे साथ हमारे 3 खास सहयोगी जुड़े हुए हैं जो हमें पूरी जानकारियाँ देंगे। उससे पहले, उनके पास जाने से पहले आइए सुन लेते कि आज गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है और प्रियंका गांधी ने क्या कहा है। देखिए, 4% मुस्लिम रिजर्वेशन हमारी पार्टी ने ही खत्म किया है। सच कह रहे हैं, क्योंकि वो गैर संवैधानिक था। हमारे संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है। कांग्रेस ने अपीसमेंट की पॉलिसी के तहत वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए ये मुस्लिम रिजर्वेशन किया था, जिसको हमने हटा दिया है। और मैं मानता हूं हमने बहुत उचित कदम किया है। ये ठीक है, थोड़ा लेट हो गया है, परंतु ये हमारा जो फैसला है इस संविधान सहमत है। I'm very hopeful. Unfortunately, I am not a predictor of numbers. I can only say that the response that we have got from the public, and as you heard in this very meeting, they want an end to corruption. This government has made itself known only by the epithet 40% Sarkara. That is not something a government should be known for. How has the response been so far? Sorry? How has the response Very been? good. It's been very good. और आइए अपने सहयोगियों के पास चलते हैं। हमारे साथ निहाल किदवई, हमारे सहयोगी वीर राघव, हमारे सहयोगियों साथ ही अखिलेश शर्मा भी जुड़ने जा रहे हैं। तो पहले मैं निहाल के पास, निहाल, क्योंकि आप लगातार प्रचार प्रसार को देख रहे थे, आज फिलहाल विराम लग चुका है। क्या आंकलन है आपका, कैसा इस समय माहौल है वहां पर? देखिए, इस बार जो यहाँ चुनाव होने जा रहे हैं वो कई मायनों में अलग है। पहले जो सबसे बड़ी जो बात है, एक बड़ा एक्सपेरिमेंट बीजेपी की तरफ से हुआ है। विधानसभा चुनाव है, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे कि इसमें सभी राष्ट्रीय नेताओं को आगे रखा गया। स्थानीय जो लीडरशिप है कर्नाटका में, उसके नाम पर यह चुनाव नहीं लड़ा है बीजेपी ने। बीजेपी ने इस बार चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा है। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, साथ साथ बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो सभी यहाँ पर एक के बाद एक कई सभाएं की उन्होंने, कई सारे रोड शो किए। प्रधानमंत्री ने ही सिर्फ 30 तारीख से लेकर के कल तक 19 बड़ी सभाएं की हैं और 6 रोड शोज किए हैं, जिसमें से 2 बड़े रोड शो बेंगलुरु के भी थे। सभी रोड शोज में भीड़ थी, कोई इसमें दो राय नहीं है। सभी सभाओं में भीड़ थी, चाहे वो अमित शाह का हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो, या दूसरे बीजेपी नेताओं का हो, या फिर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का हो। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि जो भीड़ बेंगलुरु शहर में इन सभी पार्टी के नेताओं, कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस नेताओं की रैलियों में जो भीड़ बेंगलुरु शहर में उभरी, क्या वो भीड़, या जो भीड़ अर्बन सेंटर्स पे उभरी, क्या वो भीड़
वोट में कन्वर्ट हो पाएगी। इसलिए कि अगर आप देखें तो जो शहरी इलाके, खास करके बेंगलुरु को ले लें, उसका जो वोटिंग परसेंटेज है वो 50 से लेकर के 53 या 55% के अंदर होता है। वो भी काफ़ी मुशक्कत सभी पार्टियां करती हैं, वोटर्स को पोलिंग बूथ तक ले जाती हैं, तब जाकर के बढ़ता है। लेकिन अगर आप देखेंगे 3 बजे या उससे पहले के वोटिंग परसेंटेज को, तो ये 40% के आसपास होता है। तो बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है शहरी वोटर्स को पोलिंग बूथ तक ले जाना। लेकिन ये शहरी वोटर्स सभी पार्टियों की रैलियों में काफ़ी बड़ी तादाद में शहर में इकट्ठा होते हैं, दूसरी जगहों पर इकट्ठा होते हैं। तो ये क्या वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? ये एक बड़ा इशू है। दूसरा मामला ये है कि इस बार, जैसा कि मैंने बताया, कि इस बार गुजरात की तरह इस बार यहाँ पर प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। काफ़ी उनकी रैलियों में भीड़ भी थी। तो अब देखना है कि जब 10 तारीख को वोटिंग होती है तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है उन्हें। बिल्कुल। वीर राघव, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, आज आपने गृह मंत्री का बयान सुना होगा, आपका क्या आंकलन, क्योंकि अब तक जिस तरह से अंत में कांग्रेस बजरंगबली का मामला सामने ले आई थी, लेकिन गृह मंत्री ने जो उनका इंटरव्यू था वो जब सामने आया, उन्होंने जो आरक्षण की बात है उसको उठाया। क्या संदेश गृह मंत्री देना चाह रहे हैं, या इसमें हम संदेश देखें भी कि नहीं? जी, मैं आपका सवाल पूरी तरह सुन नहीं पा रहा था, लाइन ब्रेक हुआ। लेकिन मेरे हिसाब से भाजपा शुरुआत से कोशिश कर रही थी कि ये चुनाव को लोकल मुद्दों से लेकर बड़े मुद्दों पर, जैसे रिजर्वेशन का सवाल, या वो जो बजरंगबली का इशू, या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इमेज के अराउंड रिवॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। बट काफी हद तक शायद कांग्रेस ने ही उन्हें काफी जगह पे मुद्दा दिया, जैसे बजरंगबली का मुद्दा कांग्रेस का मैनिफेस्टो से निकल आया उनके हाथ में। बट काफी हद तक कांग्रेस ने भी कोशिश की है कि ये इलेक्शन का जो प्रचार है और वो जो नैरेटिव है वो ज्यादातर लोकल इश्यूज पर रहे, और जो लोकल लेवल एंटी इनकम्बेंसी पर फोकस करें। तो उस हिसाब से शायद मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फीचर ये इलेक्शन है कि एक पार्टी चाहती है कि ये बड़ों मुद्दों, नेशनल मुद्दों पर बात की जाए, और दूसरा जो विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस, वो चाहती है कि ये पूरा एकदम लोकल तरह की है। और जैसे निहाल ने कहा, काफी भीड़ भाड़ आप देखे हैं, भीड़ कितना दूर तक वोट पे कन्वर्ट होता है, वो भारत का काफी इलाकों में ये क्वेश्चन होता है, जब भीड़ आता है वो क्या वोट पे कन्वर्ट होता है। और दूसरा चीज है कि अभी फिलहाल तो बंगलोर में काफी बारिश हो रही है। मेरे हिसाब से जो पॉलिटिशियंस और वो उनका कैंपेन मैनेजर से हम जो बात कर रहे हैं, उनको कहना है कि 10 तारीख को कितनी बारिश होगी, वो बारिश की वजह से क्या असर हो सकता है, जो जिस सिटी पे हमेशा वोटिंग परसेंटेजेस लो रहा, क्या और भी नीचे जा सकता है बारिश की वजह से। ये सब थोड़ा बहुत आर द कंसर्न्स दैट आर देयर ऑन द ग्राउंड। बिल्कुल, ये बहुत अहम है जो आपने बात कही है। अखिलेश भी हमारे साथ जुड़ गया। अखिलेश, आपका क्या आंकलन आज इस समय? आपने गृह मंत्री को भी सुना, आप तमाम कांग्रेस के बयानों को भी सुन रहे हैं, आपका क्या आंकलन है? देखिए निधि, बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती है। बीजेपी ये सोच करके ही मैदान में उतरी थी, क्योंकि जो कर्नाटक का इतिहास है, पहली बात तो यह कि बीजेपी को आज तक कभी अपने बूते बहुमत नहीं मिला। दूसरी बात यह कि कई दशकों से वहां पर जो सत्ता में होती है पार्टी, वो सत्ता में वापसी नहीं कर पाती है। तो ये भी एक चुनौती बीजेपी के लिए थी। पार्टी का दारोमदार इसी बात पर था कि पूरा चुनाव जो है वो नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द बना दिया जाए, और उसका पूरा प्रयास भी किया गया। 19 सभाएं उनकी हुई, 6 रोड शो किए, और साथ ही जिस तरह से कई मुद्दों पर उन्होंने कांग्रेस पर तीखे हमले किए, चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो, चाहे बजरंग दल पर पाबंदी का मुद्दा हो, या फिर कल रात को जिस तरह से सोनिया गांधी के संप्रभुता वाले बयान को उन्होंने एक बड़ा मुद्दा बनाया। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी ने पूरी कोशिश की है कि वो चुनाव अपने कंधों पर लेकर के बीजेपी को आगे लेकर के जाएं। लेकिन बीजेपी के सामने कई चुनौतियां इसमें थी। एक, जो पार्टी के भीतर जिनको टिकट नहीं मिला, वो उनकी नाराजगी देखने को मिली। इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि बीजेपी ने यहाँ पर बड़ी संख्या में नए चेहरों को मौका दिया है। क्या ये दांव बीजेपी का कामयाब हो पाएगा, ये भी देखने की बात होगी, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि जो कर्नाटक में पार्टी है, संगठन है, वो येडियुरप्पा और जो पुराने नेता हैं उनके हाथ से निकल करके अपने लोगों के हाथों में जाए। तो ये भी एक प्रयोग यहाँ पर किया गया है। दूसरी बात यह कि बीजेपी ने अपनी ओर से जाति समीकरणों को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 68 से भी अधिक जो है लिंगायत उम्मीदवार बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारे हैं। साथ ही वोकालिंगा भी जो है करीब 47 उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे हैं। यहाँ तक कि कोरबा जो कि सिद्धरामैया की जाति है, उसके उम्मीदवार भी बीजेपी ने बड़ी संख्या में उतारे। तो पार्टी की कोशिश यही है कि ऐसे इलाके जहाँ पर उसे समर्थन नहीं मिलता, जैसे कि ओल्ड मैसूर, वहाँ पर वो जेडीएस की ताकत थोड़ी कम करे। और साथ ही ध्रुवीकरण के मुद्दे भी बीजेपी ने प्रमुखता से उठाए हैं। और साथ ही जिस तरह से कांग्रेस
कांग्रेस को चाहे बजरंग दल वाले मामले पर हो, चाहे आरक्षण वाले मुद्दे पर हो, तमाम मुद्दों पर कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। लेकिन हाँ, बीजेपी ये जानती है कि कर्नाटक में चुनौती जो कठिन है, क्योंकि ये दक्षिण भारत का अकेला राज्य जहां पर कि बीजेपी सत्ता में है। अगर यहां से हाथ से सत्ता निकलती है तो इसका नुकसान उससे होगा, कांग्रेस का मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि कांग्रेस इसी साल हिमाचल प्रदेश का चुनाव भी जीत चुकी है। और साथ ही इस साल के अंत में जो 3 राज्यों के चुनाव होने हैं उसमें फिर कांग्रेस एक नए मनोबल, नई ताकत के साथ उतरेगी। तो ये भी बीजेपी जानती और समझती है, इसीलिए पूरी ताकत कर्नाटक में पार्टी ने झोंकी है। बिल्कुल, और 2024 से पहले बहुत अहम होगा कि इस राज्य में क्या स्थिति पाती, क्योंकि दक्षिण भारत में ये पहला राज्य था जहां पर बीजेपी ने अपने कदम जमाए थे। बहरहाल आप तीनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो देश की बात में आइए आगे बढ़ते हैं और राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है यहाँ पर, ये कहकर कि उनकी सरकार को गिराने से बीजेपी नेता वसुंधरा राजे और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश मेघवाल ने बचा लिया। उधर वसुंधरा राजे ने अब कहा है कि इसे अशोक गहलोत का षड्यंत्र है। ये उन्होंने कहा कि मेरा जितना अपमान गहलोत ने किया कोई और नहीं कर सकता। 5 मिनट और बैठे रहे। कुछ धौलपुर में महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ये बयान से नई राजनीतिक हलचल मच गई है। जब शेखावत थे मुख्यमंत्री, उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, मैंने उस वक्त कहा था अगर मैं चाहता तो उनके साथ शामिल होकर के सरकार गिर सकती थी, गौरव सिंह जी की। वो मैंने कहा तुम ये अनैतिक काम कर रहे हो। विनती करता हूं। साथ ही इशारा करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये भी कह दिया कि उनकी सरकार गिराने के लिए राजस्थान में जो पैसे बांटे गए थे वो अब तक नहीं लौटाए गए हैं। कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा जी की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने, इसलिए बड़ी सरकार बची है। जाहिर है इससे राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रतिक्रिया जारी की। उन्होंने कहा कि ये उनके खिलाफ षड्यंत्र है और उनका अपमान है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी इसे पूरी तरह झूठ बताया। राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनके लिए इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान केवल अपने राजनीतिक हित के लिए और अपने विरोधियों को, अपने ही दल में अपने विरोधियों को को मैसेज देने के लिए इस तरह का बयान देना। मैं चाहूंगा कि अशोक गहलोत साहब खुलासे के साथ में ये बात कहें कि कब, कहां और किस तरह से उनका सहयोग किया गया था। ये जो है अपने राजनीतिक हितों के लिए, अपने विरोधियों का दमन करने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछालने की परंपरा राजस्थान में नहीं थी। अशोक गहलोत साहब, आप इस तरह की परंपराएं शुरू करके जो है राजस्थान में अच्छा संदेश नहीं दे रहे। साफ है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निशाने पे सिर्फ बीजेपी ही नहीं, अपनी पार्टी में उनका विरोध करने वाला सचिन पायलट गुट भी है। हाल ही में पायलट ने बाड़मेर में एक जनसभा में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो, ये मुद्दा अशोक गहलोत को निशाने पे लेते हुए दोबारा उठाया था। तो अशोक गहलोत का ये पलटवार सरकार गिराने के लिए रिश्वत लेने का आरोप और अपने विधायकों के साथ साथ बीजेपी के केंद्र नेतृत्व को भी निशाने पे लेता है। एक तीर और कई निशाने। अशोक गहलोत राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और इस बयान से उन्होंने एक ऐसी राजनीतिक चर्चा शुरू कर दी है जो चुनाव आते आते और तूल पकड़ सकती है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में पिछले साल पोषण आहार में टेक होम राशन में गड़बड़ी के एनडीटीवी के खुलासे के बाद विधानसभा में खूब हंगामा हुआ। सरकार ने कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन एक बार फिर से पोषण ट्रैकर ऐप को लेकर सरकार रिपोर्ट बता रही है कि कथनी और करनी में अंतर है। बेटा खाना मिलता तुम्हें? नहीं। कब गए थे? कब मिला खाना? वो देती नहीं है बुआ।
ये नए भोपाल के बावड़िया कला इलाके में आंगनबाड़ी क्रमांक 712 है। बस दरवाजा खुला है, अंदर कोई नहीं। 800-900 मीटर दूर दूसरी आंगनबाड़ी है, बच्चे भी हैं। सहायिका कहती हैं सब ठीक है। लेकिन शहर के दूसरे छोर में पुराने भोपाल में ऐशबाग के करीब विकास कॉलोनी की आंगनबाड़ी खुली नहीं है। पास में रहने वाले गीता साहू और इरफान जैसे अभिभावकों का आरोप है कि वहां कुछ नहीं मिलता। वो है कुछ कार्यक्रम भी होता तो बुलाती नहीं ना, कुछ नहीं। इन लोग क्या बोलते, खाना भी बच्चे को भी नहीं बिठाती ना, कुछ नहीं। इन लोग भगा देती बच्चे को। हरकतें करती हैं, कुछ नहीं देती हैं, वो लोग भगा देती हैं। बोलो उस्मान, बोल दो। बेटा खाना मिलता है तुम्हें? नहीं। तो आंगनबाड़ी वाले क्या बोलते हैं? कहते हैं आज की छुट्टी है, छुट्टी कहते हैं। ये भोपाल के हाल हैं, लेकिन केंद्र ने जो पोषण ट्रैकर ऐप लॉन्च किया है उसे लेकर मध्य प्रदेश सरकार का महिला बाल विकास विभाग खुद जिलों से सवाल पूछ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 97,137 आंगनबाड़ियों में 24% यानी लगभग 25,000 रोजाना खुल ही नहीं रही। गर्म पका हुआ भोजन सिर्फ 32% बच्चों को मिल रहा है, यानी करीब 24 लाख बच्चों को रोज न नाश्ता मिल रहा है न ही गर्म खाना। ये हाल तब है जब राज्य सरकार ने खुद विधानसभा में माना था कि प्रदेश में 0 से 5 साल की उम्र के 65,02,723 बच्चे हैं, जिसमें से 10,32,166 बच्चे कुपोषित हैं। इसमें भी 6,30,000 अति कुपोषित हैं। SRS के सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 46 है, जो देश में सबसे ज्यादा है। बीजेपी कह रही है ये तकनीकी दिक्कत है। कांग्रेस चाहती है सरकार बताए बच्चों का निवाला कौन खा रहा है। अब चूंकि नई व्यवस्था बनी है और वो टेक्निकल व्यवस्था है, उस व्यवस्था को नीचे तक 100% लागू होने में थोड़ा सा समय लग रहा है। कई जगह नेटवर्क इशू है, कई जगह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ऐप चलाते नहीं आ रहा है प्रॉपर समय पे। इस वजह से इस प्रकार का कोई एक आंकड़ा आने का काम हुआ है, परंतु वास्तविक में इस प्रकार का नहीं है जैसा बताया जा रहा है। इन आंकड़ों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने खुद कहा था कि कुपोषण मेरे माथे पर कलंक है। 25,000 आंगनवाड़ियाँ खुल ही नहीं रही हैं, सिर्फ पेपरों पर चल रही हैं। ना बच्चों को नाश्ता मिल रहा है, ना उनका भोजन मिल रहा है। तो इस नाश्ते और भोजन की राशि को कौन डकार रहा है? इस बात का जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाले मुख्यमंत्री जी को खुलासा करना चाहिए। मोबाइल और पोषण ट्रैकर को लेकर एक और दिक्कत के बारे में हमने 8 महीने पहले बताया था कि कई जिलों में मोबाइल इतनी घटिया क्वालिटी का है जिससे काम संभव नहीं है। मोबाइल नहीं मिला। आपके पूरे ब्लॉक में किसी को मिले या नहीं मिले? नहीं मिले। मुझे मोबाइल मिला था 2020 नवंबर में, और अभी फिलहाल की स्थिति में मोबाइल बंद हो चुका है। तो अब हम अपना ये जो विभाग का काम है वो अपने पर्सनल मोबाइल से करते हैं। हमें 2017 में कार्बन कंपनी के मोबाइल दिए गए थे, जो कि अब किसी काम में नहीं आ रहा है, सब डिब्बे बने हुए। ये 27 साल हो गए। अच्छा, ये बताइए 27 साल में आपको कोई मोबाइल वगैरह शासन की ओर से मिला? नहीं, मोबाइल नहीं मिला। मोबाइल कार्यकर्ता दिए गए? नहीं, अभी आए नहीं है, जब आएंगे तब वितरण हो जाएंगे। बहरहाल इस मामले में विभाग ने कैमरे पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन बताया कि गफलत केंद्र और राज्य सरकार के ऐप को लेकर के है। वो रोजाना 28 लाख से ज़्यादा बच्चों को नाश्ता और गर्म भोजन करवा रहे हैं। अगले 2 महीने में वो पूरी तरह से संपर्क ऐप के बजाय पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए ही काम करने लगेंगे। बहरहाल ये सरकारी पक्ष था, लेकिन जिस राज्य में शिशु मृत्यु दर देश में सबसे ज़्यादा हो, जहां लाखों बच्चे आज भी कुपोषण का दंश झेल रहे हैं, ऐसी प्रतिक्रिया और ऐसी सफाई बेमानी ही लगती है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। बाद मणिपुर के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाई कोर्ट पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि किसी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की सिफारिश का आदेश देने की शक्ति मणिपुर हाई कोर्ट के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट नहीं बल्कि राष्ट्रपति के पास जनजाति को ST के रूप में पहचानने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के मामले में केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार से अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट मांगा है। इस मामले में अब 17 मई को सुनवाई होगी। देश की बात में आगे छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के आरोप और क्या दावे हैं ईडी के, बताएंगे।
आज पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पर किसान भी जुटाए। महिला पहलवानों के धरने का 16वां दिन भी जारी रहा। उनका कहना है कि जब तक भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार नहीं होंगे वो जंतर मंतर से नहीं जाएंगी। सोमवार को जंतर मंतर पर पहुंचे कुछ किसान पुलिस बैरिकेड पर चढ़ गए और धरना स्थल तक पहुंच गए। दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये किसान जल्दबाजी में थे, लेकिन उनके साथ कोई धक्का मुक्की जैसी बात नहीं हुई। महिला पहलवानों के समर्थन में पंजाब हरियाणा से काफी संख्या में किसान जंतर मंतर पहुंचे। हमने ये तय किया है कि यहाँ आके अपना इनके साथ सॉलिडरिटी जाहिर करनी है। आज भी बड़ी गिनती में हमारे किसान आए थे और आते रहेंगे। ये 21 तारीख को फिर हरियाणा के महम 24 में एक बड़ा चबूतरा है, वहाँ पंचायत होगी किसानों की और कापों की। वहाँ नेक्स्ट रणनीति जो है उसका ऐलान किया जाए। उधर महिला पहलवानों ने धरने के 16वें दिन एक बार फिर जोर देकर कहा कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा वो यहाँ से हटने वाली नहीं है। उनके खिलाफ एक नाबालिग समेत 7 महिला पहलवानों ने यौन शोषण की शिकायत दी है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और छेड़खानी में 2 अलग अलग FIR कर सभी महिला पहलवानों के बयान दर्ज कर लिए हैं। हर लड़की की आवाज़ बन चुकी है अभी हमारी लड़ाई, हर लड़की उससे रिलेट कर पा रही है। तो अगर हमें न्याय मिलेगा तो डेफिनेटली पूरे देश में लड़कियां काफ़ी आगे आके कुछ भी गलत होगा तो मेरे ख्याल से आवाज़ उठाने में ज़्यादा सक्षम होगी और ज़्यादा आत्मविश्वासी के साथ में उठा सकेंगे। किसान कौन लोग हैं जी, हमारे तो बड़े बुजुर्ग थे। हाईजैक करने का क्या मतलब है? वो अगर अपने बच्चों के न्याय के खिलाफ में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर उसके साथ में अगर वो आ रहे हैं तो ये हाईजैक मत बोलो आप लोगों के थ्रू ही ये चीज़ें गलत पोर्ट्रे हो रही हैं। हरियाणा कुश्ती संघ के 3 सदस्यों झज्जर से वीरेंद्र सिंह दलाल, हिसार से संजय सिंह मलिक और मेवात से जय भगवान को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। अब 21 मई तक जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के समर्थन में किसान संगठनों से जुड़े लोग और खाप पंचायतों से जुड़े हुए लोग यूं ही आते जाते रहेंगे। वहीं दिल्ली पुलिस अब तक की जांच के हिसाब से आरोपी बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने के मूड में नहीं है। नई दिल्ली से कैमरामैन AJ जोसेफ के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। और बात अब छत्तीसगढ़ की। कोयला घोटाले के बाद छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के आरोप लगे हैं। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई शराब कारोबारी अनवर ढेबर को ED ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने इन्हें 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि अवैध शराब सिंडिकेट के भ्रष्टाचार के पैसों का चुनाव में इस्तेमाल किया गया था। ये रायपुर के महापौर कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर हैं। प्रवर्तन निदेशालय की माने तो छत्तीसगढ़ में अनवर अवैध शराब के सिंडिकेट के सरगना हैं। रायपुर की विशेष PMLA अदालत में दायर आवेदन में ED ने दावा किया है कि सिंडिकेट में बड़े अधिकारी और सियासी लोग भी शामिल हैं। ED ने कहा है कि उसकी जांच में पता लगा है कि 2019 से 2022 के बीच राज्य में बिक्री की कुल शराब में 30 से 40% अवैध शराब थी। सरकारी शराब दुकानों में लिस्टेड ब्रांडेड शराब के साथ 30 से 40% देसी शराब बेची गई, जिसका राजस्व सरकार को नहीं मिला। IAS अधिकारी अनिल टुटेजा रिश्वत की रकम इकट्ठी करते थे। ये सिंडिकेट अपना हिस्सा निकालकर बाकी राशि राजनीतिक हस्तियों को प्रचार के लिए भेज देती थी। ED का दावा है कि अनवर और टुटेजा के बीच 14 करोड़ रुपए से ज्यादा के ट्रांसफर होने के सबूत उसके पास हैं। इस सिंडिकेट ने 3 साल में राज्य को 2000 करोड़ का चूना लगाया। हालांकि आरोपी के वकील मामले को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। ये जो मामला बना है, जो इनकम टैक्स रेट को उन्होंने बेस बनाया है 2020 की, 3 साल हो गए हैं। जो प्रोसीड ऑफ क्राइम जिसको कहा जाता है, 1 रुपये भी किसी से आज तक जब्त नहीं किया गया है कि जो एक्साइज से संबंधित हो। तो 3 साल लगभग हो गए हैं और जो बचाव पक्ष ने हमने वहाँ पे यही दलील रखी है कि इनका जैसा डिमांड फॉर्म में है वो उसको पॉलिटिकली वो कर रहे हैं। ED के रडार पर दोनों ढेबर बंधु हैं। महापौर एजाज ढेबर से भी लगातार पूछताछ हो रही है। एक भी आदमी, एक भी चीज, अगर कोई भी मेरे मोबाइल से, मेरे घर से कोई भी चीज अगर बरामद होगी तो मैं आपके सामने बोलता हूं कि मैं पूरी तरीके से राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। मैं सिर्फ समाज सेवा करता हूं, लोगों का काम करता हूं, लोगों की मदद करता हूं, नगर निगम का जो काम है वो करता हूं, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करता। बीजेपी इस मामले में हमलावर है।
पवित्र गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाने वाले भूपेश बघेल जी, कांग्रेस पार्टी, दारू का पैसा कहाँ गया? सरकारी खजाने में डकैती, जो 15 साल में कर्जा नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में 1 लाख करोड़ का कर्जा, राजकोष पर डाका डाला ही, जनता के स्वास्थ्य से भी खेला। शराब व्यापार के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी। सरकारी खजाने में चटनी के माफिक पैसा गया। राजकोष की जगह भारी भरकम राशि डकार ली गई। 2000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। अनिल टुटेजा के खिलाफ इनकम टैक्स ने दिल्ली की अदालत में आरोप पत्र दायर किया है। पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय ने इसी आधार पर PAMAL के तहत मामला दर्ज किया था। छत्तीसगढ़ में ईडी की लगातार कार्रवाई जारी है और चुनावी साल होने की वजह से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वजह भी साफ है कि ईडी के रडार में वही लोग हैं जो कांग्रेस सरकार के करीबी हैं। रायपुर से जुल्फिकार अली, NDTV इंडिया के लिए। उधर इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि ये आरोप गलत है। कोई चल संपत्ति जब्त किया आपने? किया है तो कितने का किया है? 3 साल से आप जांच कर रहे हो। IT और ED यहाँ लगे हुए हैं। चल संपत्ति कहाँ जाएगा? क्यों जब्त नहीं किए? वो कितनी राशि है? आवाज कर रहे हैं 2000 करोड़। तो ये आरोप है वो पूर्णतः मिथ्या है, गलत है, निंदनीय है। भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-21 राजस्थान के हनुमानगढ़ में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। इसको लेकर वायुसेना ने दुख जताया है। खेत में आग की लपटों में MiG-21 का मलबा है। सूरतगढ़ से उड़ा वायुसेना का यह लड़ाकू विमान सुबह 9:45 बजे हनुमानगढ़ के बहलोल नगर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान का मलबा एक घर पर गिरा, नुकसान बहुत हो गया घर का, जिस वजह से 3 ग्रामीणों की मौत हो गई। हालांकि पायलट और को पायलट सुरक्षित इजेक्ट करने में सफल रहे। मौका के सजी विमान गिरो जो तो कोई को नहीं, गिरते पानी जिया ब्लास्ट हो बिंग टाइम मौका गड़ पुगे सारा गांव पुगे उठे। लाश काढ़ी, JCB वगैरह, पुलिस वगैरह, प्रशासन वगैरह बहुत तो थोड़ो लेट साजना टाइम लगे आयो। जो पहला सर जी लाश काट चुके गांव का सारा लगे, फिर सर्च करी JCB में आगे गांव का, तो भी में लाश वगैरह बाद में को निकली गई। हादसे में 3 लोगों की मौत पर वायुसेना ने खेद जताया है और कहा कि वह शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया है। मृतकों के परिवार वालों को राज्य सरकार की ओर से 5-5 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है। हनुमानगढ़ उपखंड का ये गांव है बहलोल नगर। यहाँ पर अभी सूरतगढ़ एयरफोर्स से एक विमान MiG-21 गिरा, जिसमें एक पायलट था। पायलट सुरक्षित है और जो प्लेन है वो एक घर के आसपास गिरा, तो उससे जो है 3 महिलाओं की डेथ हुई है और 3 घायल हुए। क्या कोई घोषणा भी हुई है कोई? जी, 3 परिवारों की अलग अलग 3 महिलाओं की डेथ हुई है, तो तीनों को 5-5 लाख रुपए राज्य सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत। वैसे पिछले 16 महीनों में 7 MiG-21 का क्रैश होना कई सारे सवाल खड़े करता है। बार बार MiG-21 के हादसों के बाद ये सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक भारतीय वायुसेना इन विमानों का इस्तेमाल करती रहेगी। क्या समय आ गया है कि इन विमानों को बदला जाए? एक समय भारतीय वायुसेना की ताकत रहे MiG-21 अब जानलेवा साबित हो रहे हैं। जयपुर से हर्षा और नई दिल्ली में कानून पात्रा के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया। केरल के वल्लभपुरम जिले में नाव पलटने से 22 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 7 बच्चे और कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। जिस वक्त यह हादसा हुआ था उस वक्त नाव में करीब 40 से 50 लोग सवार थे। नाव के मालिक पर केस दर्ज कर दिया गया है। इस नाव का फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं था, ना ही नाव पर सवार लोगों को कोई लाइफ जैकेट दिया गया था।
और अब बात बदलते मौसम की। गर्मियों में जहां तपती गर्मी पड़ती थी वहां इस बार बारिश हो रही है। पहाड़ी इलाकों में तो बर्फ पड़ रही है। गर्मी से बचने के लिए गए सैलानी सर्दी से बच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम और आसपास के इलाकों में मौसम बदला बदला सा है। बेताब वैली में मई में ही बर्फ पड़ गई है। हिमाचल के कई पहाड़ों पर भी मौसम बदला हुआ है। और आपको बता दें कि इस बीच आज श्रीनगर लद्दाख हाईवे पर जोजिला पास में बड़े पैमाने पर बर्फ धंसने से 2 गाड़ियां बीच में दब गई हैं। फिलहाल राहत पहुंचाने की कोशिश हो रही है।